हेलो दोस्तों। हाँ, एक स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में क्रांति लाना चाहता है। उसके बाद ये कहानी उसके प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है जब वो बर्कली में पढ़ाना शुरू करता है। दुनिया भर के दिग्गज वैज्ञानिकों की सोहबत पाता है। उसके सामने एक नई दुनिया खुलती है। यहाँ वो कम्युनिज्म से रूबरू होता है जो आगे चलकर उसकी जर्नी का अहम हिस्सा बनती है। ये सब चल ही रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। नाजियों ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम बनाने का नुस्खा ढूंढ लिया है। अगर उन्होंने ये बम पहले बना लिया तो दुनिया को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका चाहता है कि वो नाजी जर्मनी से पहले उस बम को विकसित कर ले। ऐसे में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है जिसकी कमान सौंपी जाती है लेफ्टिनेंट जनरल लेजली ग्रोव्स को। इस प्रोजेक्ट को हेड करने के लिए ग्रोव्स रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर को चुनते हैं। उनके ही नेतृत्व में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीम मिलकर एटम बनाती है। 3 साल की मेहनत के बाद दुनिया का पहला एटमिक बम बनकर तैयार हो जाता है। अमेरिका उस बम का इस्तेमाल जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर करता है ताकि दूसरे विश्व युद्ध को खत्म किया जा सके, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। ओपेनहाइमर को लगता है कि जापान तो पहले ही घुटने टेकने वाला था। ऐसे में उन पर बम गिराने की क्या जरूरत थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगने लगता है कि उसके हाथ उन लोगों के खून में सने हैं। ओपेनहाइमर आर्म्स रेस के खिलाफ खड़े होते हैं। यहां से उनके जीवन का 3य अध्याय शुरू होता है, जहां सरकार उनकी पुरानी फाइलें खोल देती है। उन्हें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है। जब यह सब चल रहा होता है तो ओपेनहाइमर की पत्नी किटी उनसे पूछती है। ओपेनहाइमर स्क्रीन से ज्यादा नायक के दिमाग में घटती है। वो मानसिक रूप से बेहाल है। पहले वो एक परफेक्ट बम बनाने के लिए परेशान था, अब उस बम को बनाने की वजह से परेशान है। वो प्रायश्चित करना चाहता है, मगर कैसे उसे नहीं पता। इसमें फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर उसकी मदद करते हैं। फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां ओपेनहाइमर एक जनसमूह को संबोधित करने जा रहे हैं। वहां उन्हें एटम बम बनाने के लिए शाबाशी दी जानी है। स्टेज तक पहुंचने में उस आदमी के पांव कांपते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां खड़ी आवाम की शक्लें उधड़ती हुई नजर आती हैं। रोते बिलखते लोग नजर आने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पांव उस मलबे में फंसा है जो उनके बनाए बम की देन है। ऐसा एक और सीन है जब सरकारी कमेटी ओपेनहाइमर पर सोवियत संघ का जासूस होने की बात कहती है। उन पर इस तरह के आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि ओपेनहाइमर की पूर्व प्रेमिका जीन टैटलॉक कट्टर कम्युनिस्ट थीं। जब ओपेनहाइमर से पूछा जाता है कि वो जीन से आखिरी दफे कब मिले थे, तब वो बताते हैं कि ये पुरानी बात है। वो ये भी बताते हैं जीन से उनकी आखिरी बातचीत किस बारे में थी। इस सीन में ज्यूरी कमेटी के सामने ओपेनहाइमर का किरदार नग्न बैठा नजर आता है, ठीक वैसे ही जैसे वो सालों पहले जीन से बात करते वक्त बैठा था। ये चीजें आपके फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को समृद्ध बनाती हैं। ओपेनहाइमर का साउंड डिजाइन कमाल का है। कहानी बाहरी दुनिया में घटते घटते कब किरदारों के जहन में चली जाती है, ये आपको फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की मदद से पता चलता है। दुनियावी और दिमागी सीन्स के बीच का फर्क सुनाई आने वाली आवाजों से मालूम पड़ता है। ओपेनहाइमर की रिलीज से पहले कहा जा रहा था कि जब न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग वाला सीक्वेंस आएगा तो थिएटर की आवाज बाहर गूंज जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। वो सीन सिर्फ आपको विजुअल तौर पर दिखाया जाता है, उसकी आवाज बाद में आती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तकनीकी तौर पर ओपेनहाइमर को आला दर्जे की फिल्म बनाती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि फिल्म में नोलन ने एक भी CGI या VFX सीन का इस्तेमाल नहीं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष थे। इसी डिपार्टमेंट की देखरेख में प्रोजेक्ट मैनहट्टन चल रहा था, मगर स्ट्रॉस ओपेनहाइमर से चिढ़ जाते हैं और वहीं उन्हें डिस्क्रेडिट करने के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं। इस किरदार में रॉबर्ट डाउनी जूनियर पहचान में नहीं आते। इस फिल्म में उनका काम इतना शानदार है कि अभी से ऑस्कर की रेस में उनका नाम शामिल किया जाने लगा है। फ्लोरेंस प्यू ने ओपेनहाइमर की पूर्व प्रेमिका जीन टैटलॉक का रोल किया है। वहीं ओपेनहाइमर की पत्नी कैथरीन उर्फ कैटी का रोल किया है एमिली ब्लंट ने। एमिली को फिल्म में थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मिला है। उनके खाते में सिर्फ एक ऐसा सीन है जिसे याद रखा जा सकता है। इन लोगों के अलावा इस फिल्म में गैरी ओल्डमैन, रामी मलिक, केनेथ ब्राना, बेनी सैफडी और टॉम कॉन्टी जैसे एक्टर्स ने काम किया है। ओपेनहाइमर देखते हुए कई मौकों पर ऐसा लगता है कि आप फिजिक्स की क्लास में बैठे हैं। हालांकि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में सबके लिए नहीं होती। उनकी फिल्मों की एक टारगेट ऑडियंस होती है। एंटरटेनमेंट के लेवल पर आप इस फिल्म को थोड़ा कम आंक सकते हैं, मगर ये एक मजबूत फिल्म है जिसे शायद नोलन के सबसे जबरदस्त कामों में गिना जाएगा। ओपेनहाइमर एक असाधारण फिल्म है। ऐसा कुछ शायद आपने पहले नहीं देखा होगा।
इसे सिनेमाघरों में देखने मात्र का अनुभव हासिल करने के लिए देखा जाना चाहिए।